हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग उस पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रेडिएशंस होते हैं, भाई रेडिएशंस जो होती हैं वो वेव कैरेक्टर होती हैं उसकी, और कुछ रेडिएशंस की पार्टिकल कैरेक्टर भी होती है। यानी जो वेव्स होती हैं वो दोनों नेचर शो करती हैं, इसीलिए आप डुअल नेचर पढ़ते हो। जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे वेव कैरेक्टर शो करते हैं। बट कुछ ऐसे भी रेडिएशंस होती हैं जो आपके वेव कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं शो करती, वो केवल पार्टिकल नेचर शो करती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हो गया, सिंटिलेशन इफ़ेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गए। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके केवल पार्टिकल नेचर शो करते हैं, इनका वेव नेचर, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सिंटिलेशन इफ़ेक्ट की। सिंटिलेशन इफ़ेक्ट होता क्या है? व्हाट इज़ सिंटिलेशन इफ़ेक्ट? अब सिंटिलेशन इफ़ेक्ट का मतलब, जैसे आप लोग ने पढ़ा था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, मैंने क्या कहा था, एक जिंक सल्फाइड प्लेट होती है ना, और यहाँ से कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हो आप, और वो वेव्स को, और यहाँ पे आपको स्पॉट्स मिल जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी वेव्स जाती थी वो जिंक सल्फाइड प्लेट पर ब्लैक स्पॉट्स रह जाते थे। तो इससे आप ये समझते हो कि ये जो वेव्स हैं जो आ रही हैं वो उनके पार्टिकल्स आकर इस पर्टिकुलर जिंक सल्फाइड पर स्पॉट दे रहे हैं। अगर वो वेव कैरेक्टर शो करता तो ये पूरा जिंक सल्फाइड एक बार में पूरा ब्लैक हो जाता। वेव्स, क्योंकि वेव्स तो वेव्स के फॉर्म में चलती हैं और ये पूरा इस पर फॉर्म फॉलो करती, और ये पूरा जिंक सल्फाइड प्लेट हमारा ब्लैक हो जाता सिंस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो केवल उन्हीं जगह पर पड़ती जहाँ पे स्पॉट्स आप मिलते हैं। तो यानी वो स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू द पार्टिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, और नेक्स्ट थर्ड होता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। चलिए पहले हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं? देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या है, जैसे एक, अगर आप लोग ने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा तो क्या देखते हैं, कोई एक लोहे की बॉल है, एक आयरन का बॉल आपने लिया और उस आयरन के बॉल को आपने हीट किया। तो आप अगर नॉर्मली हीट करते हो एक लोएस्ट टेम्परेचर पे, तो आप क्या देखते हो कि वो थोड़ा डल रेड कलर का होगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा हीट बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, कलर ऑरेंज में चेंज हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो येलो कलर में चेंज हो गया, और ज़्यादा आप अगर टेम्परेचर देते हो तो वो एक टाइम होता है वाइट कलर में चेंज हो जाता है उसका ब्लैक, वो जो आपका आयरन बॉल है। फिर आप जब उसको टेम्परेचर, एक टाइम आता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर लेने लगता है, वो टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाता है, तो आपको ब्लूइश कलर का नज़र आता है। अब आपको वहाँ पे नहीं करना है कि वो कलर आपका कहाँ हुआ, कैसा आया, तो वो कम्प्लीटली ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है उस टाइम पे। तो इसी तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होता है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो ब्लू कलर से जब वो बैक होगा तो फिर से वो अपना पूरा कलर बैकवर्ड दिखाने लगेगा। सिमिलरली यानी जो कलर आपको मिला ब्लू कलर, वो फिर से आपको रिवर्स कर देगा और सारे कलर्स आपको ऑब्जर्व होने लगेंगे फिर से। तो यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करे, जो भी एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले, यानी कलर जो भी है उसका जो भी कलर निकल रहा है, जैसे विबग्योर में आपको 7 कलर्स दिख रहे हैं, वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लें और उन्हीं सारे कलर्स को एमिट बाद में कर दें। यानी आपको जो एमिशन हो रहा होगा, तो एमिशन जो होगा वहाँ पे आपको कलर्स नहीं दिखेंगे, कलर बैंड, उस कलर बैंड की जगह आपको ब्लैक
ब्लैक कलर, ब्लैक बैंड्स मिलेंगे या ब्लैक वो मिलेगा, क्या नाम है, रेज मिलेंगी या ब्लैक बैंड मिल जाएगा। तो उस तरह हम लोग क्या कहेंगे, या ऐसी बॉडीज़ जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब भी करें या सारी लाइट को एमिट कर दे, उन्हीं को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक आपके लिए लिखा कि मैंने वी हीट आयरन बॉल। अभी मैंने आपको एग्जांपल यही दिया था कि जब भी आप आयरन बॉल को हीट करते हो, इट फर्स्ट टर्न्स डल रेड, वो डल रेड में कन्वर्ट होता है, एंड फर्दर हीट, आप उसे हीट भी देते हो तो ब्राइटर ऑरेंज हो जाता है, देन येलो, देन वाइट, एंड फाइनली एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स ब्लू। एक टेम्परेचर आएगा वो ब्लू हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो विबग्योर होता है, आप विबग्योर देखते हो, विबग्योर होता है तो विबग्योर में जो वायलेट कलर होता है, ब्लू कलर आपको मिल रहा है, और एक रेड होता है। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, रेड की जो वेवलेंथ है वो कम है, और एट ए टाइम इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। सिमिलरली आप ब्लू की तरफ बढ़ोगे तो ब्लू का टेम्परेचर बहुत कम है, बट इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या पता चला भाई, इंटेंसिटी की बात करेंगे, अगर इंटेंसिटी की बात कर रहे हो तो अगर हम एनर्जी के टर्म से बात करें, हम इसकी एनर्जी की बात करें तो अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी और वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में हम अगर इसका रिलेशन देखते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। जो भी एनर्जी दे रहे हो आप इन फॉर्म ऑफ लाइट, वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो रही है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इनका रिलेशन क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यानी अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो आप क्या कह सकते हो, द इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द वेवलेंथ कीप्स ऑन बिकमिंग शॉर्टर। मतलब जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वेवलेंथ उतना ही कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा कि वो यूवी रीजन में रीच कर जाएगा। यानी जो भी हमारा लाइट है वो कम्प्लीटली यूवी रेज में चला जाएगा, रेडिएशन में चला जाएगा। यानी इसी समय हम उसको क्या कहते हैं, वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर की तरह काम करता है। यानी इसी समय वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की तरह वर्क करता है। इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे एक वो लिया है, ग्लास ट्यूब लिया है और एक मेटल प्लेट लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और दूसरी तरफ मैंने एक डिटेक्टर लगाया है, एक बैटरी लगाई है और एक मीटर लगाया है जिसमें आप देख सको क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, इसमें ये जो आपका ट्यूब होगा, ये इसमें किसी तरह की भी एयर, किसी तरह का भी गैस, कुछ भी नहीं होगा जिससे आसानी से रेडिएशन जो आए वो ईज़िली मूव कर सके। अब यहाँ पे जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, जैसी रेडिएशंस फॉल होती हैं तो जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो मूव करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द डिटेक्टर। ये भी नेगेटिव प्लेट है आपका और ये पॉजिटिव प्लेट है, तो मूव करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट किया कब की, ये भी मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो किस लिए हुआ। किसी भी फ्रिक्वेंसी का अगर लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एच हर्ट्ज ने बनाया था, उन्होंने बताया था इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक फिनोमिनन है एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, याद रखिएगा सुटेबल फ्रिक्वेंसी, जो भी लाइट होगी एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी
की होगी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, वो किसी मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी ना बहुत ज़्यादा, बहुत कम होगी। अब वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी क्या है? अब वो सूटेबल फ्रिक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मत उसको म्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। यानी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए जो कि कभी जब मेटल सरफेस पे फॉल करे, रेडिएशंस फॉल करे उस पर और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो मूव करेंगे, भाई उसके पास मूव करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में आएंगे इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतनी ही एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं इसकी कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जितना आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, मतलब जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो मूव कर सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जितनी जैसी इंटेंसिटी होगी लाइट की वैसी हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, या उस पर इंडिपेंडेंट है वो पूरी तरह से, यानी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी जो जा रही है, याद रखिएगा आप लोग, अब जो एनर्जी जा रही है वो इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ के प्लॉट में, ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम आपसे कहते हैं कि जो भी एनर्जी मिल रही है हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी दी जा रही है वो हमेशा एनर्जी, प्लैंक्स ने बताया था बाद में इस चीज़ को क्लियर किया था, और इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप पढ़ते हो, क्या बताया था उन्होंने कि जो भी एनर्जी मिलती वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में मिलती, इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इस चीज़ को क्लियर किया था बाद में, और इसीलिए आप लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ते हो। इसी वजह से उन्होंने ये बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी गई थी इन ये 1905, आइंस्टीन ने इसको बताया था कि जो भी एनर्जी दी जाती है, जो भी एनर्जी दी जा रही है इज़ एब्जॉर्ब और एमिटेड डिसकंटिन्यूसली एंड नॉट कंटिन्यूसली, जो भी एनर्जी होती है वो डिसकंटिन्यूस के फॉर्म में होती है, वो कभी भी कंटिन्यूस के फॉर्म में नहीं होती, बट इट इज़ इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं, जी हाँ क्वांटा आप बोलते हो, ठीक है, उसको आप क्वांटम या क्वांटा बोलते हो, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी जो दी जाती है वो हमेशा लाइट के फॉर्म्स में होती है, और इसी लाइट को हम लोग फोटोन बोलते हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ, अब फोटोन है तो फोटोन का मतलब वहाँ पे लाइट भी है और आपका इलेक्ट्रॉन भी है। अभी जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो उसकी जगह हमारा एक प्लैंक्स कांस्टेंट टर्म आ जाता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, आपको एक नया टर्म मिलता है, वेयर इज एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एच की वैल्यू जो होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर मैंने कहा ये जो एनर्जी है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी होंगी वो बढ़ती जाएंगी, जो भी एन नंबर ऑफ जो भी आप देते हो पार्ट्स में वो बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए हम लोगों ने ई इज इक्वल टू एन एच न्यू बोल सकते हैं। वहाँ पे हम लोग उसकी जगह एक फार्मूला, अगर ई इज इक्वल टू एच न्यू बोल रहे हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, अगर 1 मोल की बात करेंगे ई इज इक्वल टू 6.022, आप ये सब जानते हो, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या आयंस होते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा आप उसको 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं या आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। अभी आपने रिसेंटली फर्दर पहले पढ़ा था आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में फार्मूला न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग न्यू की जगह रख दिए सी बाय लैम्डा, तो एक रिलेशन मुझे मिल गया ई इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा। तो ये रिलेशन हुआ मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी का। अब इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं,
अब इसको हम लोग वेव फंक्शन भी वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। एच न्यू इज़ द वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो रहे हैं, अब केसेस क्या होंगे आप ये समझ लो। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, अब पहला केस, अगर हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होना होगा, तो उस समय आप ये याद रखिएगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी हो किसी भी इलेक्ट्रॉन की या कोई सी भी लाइट की, तो वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ केस 1 की बात करेंगे। अगर हम पहली केस की बात करेंगे तो जो हमारी है न्यू की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से। न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी, तब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। दूसरा केस होगा आपका, अगर न्यू हमारा बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, दोनों ही बराबर हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो के बराबर होगी, दैट इज़ नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। उस समय एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम कहें, थर्ड केस की बात करते हैं, अगर न्यू की वैल्यू कम हो गई न्यू नॉट से, तब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं इजेक्ट करेंगे, बट द काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव, जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मेरी नेगेटिव होगी। तो ये वेरियस केसेस हैं जहाँ पे हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी का पोस्टुलेट्स है, या आप कह सकते हो जो भी प्लैंक्स कांस्टेंट ने थ्योरी ने बताया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिस्पेक्ट में क्या कह सकते हैं, जो भी एनर्जी मिलती है वो हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस के फॉर्म में मिलती है, दैट इज़ दे आर द फॉर्म इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। जो भी एनर्जी होती है वो इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट और फोटोन, और लाइट के फॉर्म में होती है, और लाइट हमेशा फोटोन और इलेक्ट्रॉन, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है और लाइट के फॉर्म में होती है, उसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम लोग डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में। वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे रदरफोर्ड के, फिर बोर्ड से कुछ ड्रॉबैक्स हैं, फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो ये सारे, फिर उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट आएगा, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत है आपका पढ़ने के लिए। तो ये आपका बेसिक पार्ट है जहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बेसिकली क्वेश्चन जो अराइज होगा वो आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आ सकता है, या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा, या सिंटिलेशन इफेक्ट से आएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर भी कोई भी क्वेरी हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसको हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।